नमस्कार। प्रारब्ध के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप हमारे स्क्रीन के बगल में दूसरे हिस्से में जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं आशीष कुमार अंशु जी। आप मीडिया स्कैन के संपादक हैं और एक राष्ट्रवादी पत्रकार के रूप में सतत अभियान में अपने पत्रकारिता के छोटे गिलहरी माध्यम या यूं कहें अन्वेषी प्रवृत्ति के साथ लगातार सक्रिय है। स्वागत है अंशु जी। नमस्कार। नमस्कार। आज का हमारा थंबनेल जो कहता है कि बिहार की राजनीतिक दशा और दिशा पर इतना सन्नाटा क्यों है, और जब मैं ये बात कहते हुए चर्चा आपके साथ आरंभ कर रहा हूं तो मैं दर्शकों को बता दूं, आशीष जी बिहार से आते हैं, बिहार की माटी से आते हैं और लगातार बिहार की तरह तरह की समस्याएं, जितनी भी समस्याएं हैं, अगर अच्छा है बिहार में तो उस पर भी इनकी प्रतिक्रिया है सोशल मीडिया और इनके अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलती है, अलग अलग आयोजनों में देखने को मिलती है। तो ऐसे में मुझे सबसे सर्वाधिक उचित लगा कि प्रारब्ध के दर्शकों को अगर बिहार पर कुछ राजनीतिक चर्चा से रूबरू कराना है तो आशीष जी से बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता। आशीष जी, इतना सन्नाटा क्यों है? वह बिहार जो न सिर्फ वह बिहार जो न सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप बल्कि वैश्विक राजनीति को लेकर इतने गंभीर दर्शन और चर्चाएं, मीमांसाएं, दर मीमांसाएं करता रहता है और करने का धनी है, खुद के राजनीतिक स्थिति और दशा दिशा पर इतना सन्नाटा है। आपने ठीक कहा, सन्नाटा को लेकर तो बहुत छोटी सी बात है कि सन्नाटा जो चीज है उसके दो अर्थ होते हैं आमतौर पे। एक सन्नाटा वो जो तबाही की तरफ ले जाए, और कई बार सन्नाटा क्रांति का भी प्रतीक होता है। जब बहुत बड़ा कहीं घटित होने वाला हो, कहीं कोई बड़ी घटना होनी हो, तो भी सन्नाटा ही होता है। शायद इस बार का जो सन्नाटा है वो बिहार में किसी बड़े परिवर्तन का संकेत है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सन्नाटा, मैं तो यह भी कहता रहा हूं कि चुप्पी खुद में एक बहुत बड़ा नैरेटिव होती है। यानी मौन, सन्नाटा वो मौन ही है जिससे सन्नाटा उपजता है। तो वो भी अपने आप में एक बहुत अभिव्यक्ति की एक चरम है, मौन रहना। नो कमेंट, बिल्कुल। नो कमेंट, ये दो शब्द ऐसे हैं जो बहुत बड़े कमेंट करके चले जाते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन निश्चित रूप से 90 के बाद का बिहार और बिहार की राजनीतिक गतिविधियां और राजनीतिक उसकी दिशा, उसने बहुत कुछ कहलवाया है। ऐसा इसलिए भी हुआ है कि उसने खुद बहुत कुछ किया है, और जब कहीं कुछ होता है तो जब आग लगती है, कहीं धुआं उठता है तो आग होती है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है। लेकिन इस बात का कष्ट जरूर रहा है राष्ट्रीय परिदृश्य में जब विमर्शों की बात आती है, और विशेष तौर पर राजनीतिक विमर्शों की बात आती है और तुरंत प्रतिक्रियाओं की बात आती है, खुल के कहने, समझने, सुनने की बात आती है, तो विमर्श के क्षेत्र में बिहार की माटी से उपजे लोग हर जगह पाए जाने के बावजूद उस कंसर्न की कमी क्यों होती है? मैं जब कह रहा हूं सन्नाटा, तो मैं उस कंसर्न की बात कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात आपने, ये मेरे दिल की बात की। और ये सवाल हम लोग आपस में कई बार, जो एक छोटा सा समूह है दिल्ली में दोस्तों का, हम आपस में ये हम सबकी चिंता में शामिल है। बिहार के लोग देश के अलग अलग हिस्सों में हैं और वो जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आमतौर पे वो वहां पे नेतृत्व उन्होंने अपने हाथ में संभाला हुआ है। लेकिन एक बात तो हम सब जानते हैं कि जो दीपक है ना, कई बार दीपक के तल में अंधेरा होता है। तो ये बिहार के लोग जो देश भर में जाकर अपनी गतिविधियों में शामिल हैं, वो जो उनकी माटी है, जो जहां जो जड़ें हैं उनकी, उससे वो एक तरह से कट गए हैं। लेकिन जब मेरी आज बात होती है बहुत सारे लोगों से, पिछले 3 महीनों में मैं लगभग 250 लोगों से मैंने बातचीत की जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, बिहार को लेकर। बहुत अच्छा लगा। इन 250 में मैं परसेंटेज में नहीं जाऊंगा क्योंकि 100% लोगों ने, 100% लोगों ने कहा कि कुछ प्लान करो, हम सब साथ हैं।
जहां भी जिस भी तरह से हमारी जरूरत होगी हम साथ में आके खड़े हो जाएंगे। तो एक बेचैनी है, बस जो लोग बाहर गए हुए हैं उन्हें वो रास्ता नहीं दिखता, उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, वो मंच नहीं मिल रहा। और कुछ मंच खड़े भी हो रहे हैं तो क्या है कि सबने जीत और हार कहानी पढ़ी हुई है, जीत या हार, तो वो विश्वास नहीं कर पा रहे। बाबा भारती ने यही कहा था कि घोड़ा तो ले जाओ, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं, क्योंकि आगे लोग किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। बिहार की राजनीति में बिहार के लोग इतनी बार छले जा चुके हैं, इतनी बार छले गए कि अब बड़ा मुश्किल है उनका किसी पर विश्वास कर पाना। हर बार जो भी आदमी हाथ में लीडरशिप का एक झंडा लेकर आता है, वो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी कहानियों के साथ आता है। लगता है यही आदमी अब बाहर निकालेगा इन सारी परेशानियों से, और फिर वो आदमी फिर उन सारी घटनाओं में शामिल हो जाता है। तो ये ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर विश्वास किया जाए, इतने तरह से लोग आ चुके हैं बिहार के लोगों की जिंदगी में कि अब वो किसी को विश्वास नहीं कर पा रहे। तो ये एक बहुत बड़ा जो लैक है ना, वो यही है। बिहार में सबसे बड़ा संकट जो है ना, वो विश्वसनीयता का है। लालू जी का राज हम लोगों ने देखा है बिहार के अंदर, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने वहां से पलायन किया। फिर नीतीश जी का राज आया, नीतीश जी पर बहुत विश्वास किया लोगों ने, लेकिन नीतीश जी के राज में बाहर से क्राइम तो कंट्रोल किया उन्होंने, लेकिन साथ में ना कुछ चीजें वहां दूसरी तरह की परेशानियां खड़ी हो गई। व्हाइट कॉलर क्राइम वहां बहुत ही ठीक तरीके से खड़ा हो गया। अब ये व्हाइट कॉलर क्राइम क्या था कि कोई एक आदमी है जिसने थाना भी मैनेज किया हुआ है। मैं कोर्ट शब्द से थोड़ा बचूंगा, लेकिन वहां जो वो भी तो एक परिसर है, वहां भी तो कुछ लोग रहते हैं ना। ऐसे ऐसे लोग हैं बिहार में जिन्होंने 20-20 वकीलों की टीम खड़ी कर रखी है, उन पर 20-20 मुकदमे चल रहे हैं। उनके 10 वो काम क्या कर रहे हैं, वो ऐसे 10 तरह के इलीगल काम में शामिल है, फिर भी ना पुलिस उन तक पहुंचती है, ना प्रशासन की पहुंच उन तक है। और बिहार में, और बिहार नहीं, मैं यूपी में, ईस्टर्न यूपी की भी बात करूंगा। अभी जैसे नोएडा में घटना हुई, वहां एक त्यागी वाली घटना सब लोग जानते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं जो त्यागी को पहले से जानते थे, लेकिन ये जो पूरा कंट्रोवर्सी हुआ, उसके बाद लोगों ने बोलना शुरू किया हम त्यागी को नहीं जानते। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूं बिहार के लिए कि बिहार में ऐसा कोई अपराधी होगा, उसको पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा समाज उसको सिर पे बिठा के रखेगा। यहाँ बिहार की सबसे बड़ी कमजोरी यहां से आती है। वहां अपराधियों का महिमा मंडन होता है, वहां शहाबुद्दीन जैसे लोग महान हो जाते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों के छोटे छोटे बाहुबली हैं, छोटे छोटे अपराधी हैं। जब तक बिहार को ना उनसे लड़ने के लिए वो तैयार नहीं होगा बिहार, तो बहुत मुश्किल है उससे बाहर निकाल पाना, क्योंकि किसी भी परिवर्तन के लिए समाज को तैयार होना होगा। और अभी भी बिहार को इतना दबाया गया पिछले 25-30 सालों में कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि इससे निकलना कैसे, और इससे निकलने की कोई जिंदगी होती है क्या, वो इस बात को विश्वास ही नहीं करता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक की बातचीत में आपने दो चीज, आपने बहुत सारी बातें की, उनमें से दो चीज मैं आगे लेके चलूंगा। आपने ये कहा कि बिहार की राजनीति में तमाम लोग आए, जो भी आया वो उसने क्रांति की मशाल ही दिखाई पहली नजर में अपने हाथ में, और लोगों को लगा कि बदलाव हो गया। लेकिन अगर पिछले 30 सालों की बात करें, चलिए 3 दशक ही उठा लेते हैं कि बिहार से, जी, तो कौन से ऐसे लोग थे जो आए? लालू प्रसाद यादव का उदय इन्हीं 3 दशकों में है, और 15 साल के लगभग लालू यादव को देखा बिहार में। उसके बाद नीतीश जी आए, नीतीश जी कोई स्विट्जरलैंड से नहीं टपके थे, वहीं बिहार से ही छात्र राजनीति शुरू किए थे, लालू जी के साथ ही शुरू किए। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि वो कौन नए लोग आए जिन्होंने क्रांति की मशाल दिखाई और उनसे चला गया बिहार का वोटर। ये जरा क्या है, जब फिर मैं बताऊं जी, बिहार में जो लोग बाहर हैं उनको ये लगता है कि लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, इन 3 लोगों में राजनीति चल रही है। लेकिन बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग छोटे छोटे पॉकेट्स में लोग खड़े हुए और लोगों ने उन पर विश्वास किया। हाँ, अगर मैं एक नाम बताता हूँ, आप सब लोग जानते हैं, पप्पू यादव पे लोगों ने बहुत विश्वास किया। पप्पू यादव पे लोगों ने बहुत विश्वास किया। पप्पू यादव और सोनू सूद,
राष्ट्रीय स्तर पे वो बिहार के सोनू सूद ही है, पप्पू यादव। अभी बिल्कुल नई बात करो, अभी बिल्कुल अभी आ जाइए। अब 30 सालों की बातों में बहुत सारे नए लोग भी जुड़े होंगे इस संवाद में, वो शायद बहुत सारी बातों से कनेक्ट ना कर पाए। तो मैं, पुष्पम प्रिया और प्रशांत किशोर, बिल्कुल नए दो नाम हैं जिनकी बातें आप सुनेंगे लगेगा जैसे अब कल सुबह पूरा बिहार बदलने वाला है। नहीं नहीं, वो लेकिन बिल्कुल इतनी आप बार बिहार के लोग, प्रशांत की बातों से हम विश्वास कर सकते, प्रशांत जो बात कर रहे हैं ना उन पे लगता है, पुष्पम जो बात करती हैं लगता है कि इससे कोई बदलाव की का रास्ता निकल के आएगा, लेकिन वहां का आदमी नहीं विश्वास कर पा रहा। उन्हें लगता है ये उन्हीं लोगों में है नहीं नहीं, जो पहले मैं आए। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। आपने पुष्पम प्रिया को कहा, आपने प्रशांत किशोर को कहा, बिल्कुल ये नए लोग हैं जिनका कि 2-4 साल में आना हुआ है। मैं जब बात कर रहा हूँ कि जी वह बिहार जो 90 से लगातार चला जा रहा है आपके हिसाब से, और बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता है कि चला जा रहा है, तो वो कौन से लोग थे जो आके उनको छल लिए? लालू प्रसाद यादव ने अगर 5 साल चला, तो वो तो 15 साल रिपीट हुए, 15 साल पहले। नीतीश बहुत जी ठीक ने कहा। अगर नीतीश जी ने अगर नई क्रांति की मशाल दिखाई, तो 8 बार मुख्यमंत्री हो गए। हो गया ना। तो इतना लंबा छलावा के बाद भी यह कहना कितना न्यायोचित होगा कि हम छले गए इसलिए हम विश्वास नहीं करेंगे? आखिर हम लगातार 15 साल एक से चले गए, 18 साल दूसरे से चले जा रहे हैं, और उसके बाद फिर किनारे खड़े होकर ये चिंता के साहब हम चले गए। ये बात जरा समझाइए ना थोड़ा। बताता हूँ अवनीश जी, क्या है, एक कठिनाई ये हो रही है कि एक आदमी अंदर बैठा हुआ है और कोई बाहर से उसको समझने की कोशिश कर रहा है। कई बार कुछ भाव ऐसे होते हैं ना जीवन में जिसको हम सिर्फ प्रयास तो कर सकते हैं समझा पाना, लेकिन उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना कई बार बहुत कठिन हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। जैसे कोई पिन चुभो दे, दर्द बहुत होगा, लेकिन कोई कह दे बिल्कुल यही जो पिन चुभने के बाद जो दर्द तुमने महसूस किया है वो मुझे महसूस करा दो, बड़ा कठिन हो जाएगा। अब मैं लालू प्रसाद जी पे आता हूँ। लालू प्रसाद जी कोई व्यक्ति नहीं थे ना, वो पूरा सिस्टम था। लालू प्रसाद जिनका नाम था, वो 15 साल पूरा एक सिस्टम चला है। और सबसे जो मजेदार बात रही, बिहार के लोगों को ना आप दो स्तर पे समझ पाएंगे। एक जो बिहार में रह गए, दूसरे जो बिहार से चले गए। एक तीसरा वर्ग भी इसमें निकाल सकते हैं। तीसरा वर्ग वो जो बिहार में बहुत छोटी उम्र में निकल गया, जैसे जो आज 20-25 साल का है और उसके पिताजी माइग्रेट हुए और उसका जन्म बिहार के बाहर हुआ। ये तीन लोग बिहार को तीन अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। एक वो जो बिहार में है, वो मान के चल रहा है क्योंकि उसने इतना बुरा देख लिया है ना, इतना बुरा देखा है कि उसकी जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी आती, उसे लगता है दुनिया बदल गई उसकी। उसे लगता है बस वो दिन नहीं देखना जो पीछे देख लिया, ये बढ़िया है। थोड़ा और मैं अच्छे तरीके से बताता हूं इसको। वो किसी ने बताया कि एक आदमी के पिताजी थे, वो पूरे गांव वालों को गालियां देते थे सुबह से शाम तक। सुबह से शाम तक जो भी दरवाजे के बाहर से जाए उसको गाली देते थे। मरते वक्त उन्होंने तीनों बच्चों को बुलाया और कहा, देख बेटा, मैंने तो पूरे गांव वालों को पूरी जिंदगी सिर्फ गाली दी है, मरते वक्त बस एक इच्छा है मेरी, और बस ये इच्छा मेरी पूरी कर दो कि जब मैं मर जाऊं तो ये गांव के लोग कहें कि भला आदमी था। और पिताजी चले गए। बच्चों के सामने बड़ी चुनौती आई कि जो आदमी पूरी जिंदगी गांव के लोगों को गाली देता रहा, उसको भला गांव के लोग अच्छा कैसे कहेंगे। बहुत सोच विचार के उन्होंने फिर एक योजना बनाई और तीनों बच्चे डंडा लेके अपने दरवाजे पे खड़े हो गए और जो भी जाता उस पर डंडा चलाने लगे। गांव के लोगों ने कहा, इसका बाप तो गाली देता था, इसके बच्चे तो उससे भी गए गुजरे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या था, लालू जी के जमाने में जिन लोगों ने डंडे खाए हैं ना, वो नीतीश जी के राज में गाली खा के उन्हें लग रहा है कि नहीं सब ठीक चल रहा है। क्राइम का पूरा तरीका बदला है, जैसा मैंने समझा बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि आप छोटी सी बात जोड़ के फिर
एक बात बहुत समझने वाली है कि कोई एक क्राइम हो रहा है, छोटा सा क्राइम, वो क्राइम दर्ज कहाँ पे होगा? आप तो लोकल मीडिया के पास जाएंगे, अगर थाने में दर्ज नहीं हो रहा मामला तो थाना तो दर्ज ही नहीं करेगा, मीडिया भी रिपोर्ट नहीं करेगा, फिर आप कहाँ जाएंगे, किसको बताएंगे? क्योंकि जो मीडिया में जो लोग हैं, मैं उनको दोष नहीं दे रहा, मेरी बीच में मैंने इस बात को समझा, जाकर मैं कई जिलों में, अभी बीच में बिहार में पिछले 3 महीनों में कई जिलों में गया, इस बात को समझा मैंने, कठिनाई कहाँ आ रही है। मीडिया में जो लोग हैं इसी समाज में रहते हैं, और वो अपने अपने दम पे रिस्क लेने को तैयार भी हो जाए, लेकिन उनका परिवार भी तो है, घर में उनकी पत्नी है, उनके छोटे बच्चे हैं, बच्चे गाड़ी में नहीं जाते, पैदल जाते हैं स्कूल के लिए। और बिहार की सड़कें अच्छी नहीं है, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, तो ये डर तो है। जी अवनीश जी। जी जी, उत्तर प्रदेश में गाड़ियां पलटती हैं और बिहार में सड़कें अच्छी नहीं है, इसलिए वहां भी खतरा है, खतरा इधर भी है, खतरा उधर भी है। अच्छा, आप जी इस जो हमने कहा था कि पिछली टिप्पणी में आपने 2 बातें कही थी, मैंने 2 बातें उठाई थी। एक अवनीश बात जी, यहाँ खतरा अपराधियों को है, वहां खतरा अपराधियों से है, ये थोड़ा फर्क है। ये फर्क जी ये फर्क है। जी तो दूसरी बात आपने उस पर तो काफी अपनी बात बताई कि आखिर कब तक चलाएगा और कितनी बार टेस्टिंग, तो वो समझ में आता है। जंगल राज के बाद जब नहीं, बिहार के लोगों को आपने कहा ना क्यों रिपीट क्यों हो रहा है, बिहार के लोगों को नहीं लगता वो चले गए हैं, उनको लगता है ठीक है गाली देने वाली सरकार है, ये बदलेगी तो वो लाठी चलाने वाली सरकार आ जाएगी, तो ठीक चल रहा है वहां पे। ये बिल्कुल जो बाहर गए हैं ना, जिन्होंने बेंगलुरु देख लिया, दिल्ली देख लिया, मुंबई देख लिया, उनको लगता है कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा। बिहार के लोगों को ऐसा नहीं लग रहा, उनको लग रहा सब ठीक है, शाम को सुरक्षित जाना और शाम को सुरक्षित घर लौट के आना, उनको लगता है ये जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सुबह से लेकर सुबह को मंदिर में जाके कहते हैं भगवान सुरक्षित रखना, और शाम को फिर हनुमान मंदिर में जाके कहते हैं भगवान धन्यवाद आज बचा लिया तुमने। उनको लगता है ये है सब बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब आपने दूसरी बात कही थी, जिसको मैंने आगे बढ़ाने की बात कही थी, तो आपने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि ये जो लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार और सुशील मोदी और भाजपा इतने ही लोग हैं, बहुत से और क्षेत्रीय लोग भी हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, क्षेत्रीय ऐसे प्रेशर ग्रुप्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका भी काफी महत्व, उनसे लोगों ने अपने आशाओं को जोड़ा। अब ये जो अलग अलग क्षेत्रीय छत्रप हैं बिहार में, विद इन द बिहार, तो उनके इतने ज्यादा सशक्त होने और मजबूत होने और प्रभावी होने का क्या कारण है? वो क्या जातिगत लीडरशिप है अलग अलग पॉकेट्स में, जो आपने बात कही थी पिछली बात में? नहीं, मैं कुछ अलग बात कहना चाह रहा था वहां, जब मैंने अपनी बात रखी, जब आपने बिहार में पप्पू मुझे यादव की बात कही थी। वो ठीक है, पप्पू यादव को सब लोग जानते हैं तो वो बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को जानते नहीं लोग। हाँ, और बिहार में सब, मतलब मुझे कुछ बातें बड़ी शॉकिंग लगी कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। लोग जानते हैं सामने वाले को वो अपराधी है, गलत आदमी है, फिर भी वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो पता नहीं क्या बदल देगा उनकी जिंदगी में। और बाद में मैंने मैं एक छोटी सी बात बता दूं, कोई एक शहर है, वहां कोई आदमी 40 लाख की गाड़ी में घूमता है, या वो ताकतवर बाहुबली है वहां का, उस शहर का, तो पूरा जिला उसके सामने झुका हुआ है। कोई उस पर उसकी बात आने पे सब कहते हैं नहीं नहीं उनके बारे में बात मत कीजिए, उनका नाम मत लीजिए। ये बात मुझे पहले तो समझ नहीं आई, बाद में मुझे लगा कि लोग, ये जो भय है वो भय की वजह से ऐसा कह रहे हैं, वो डरते हैं वहां लोग कि कैसे इनके लिए ऐसा कहा जाए। और ऐसे लोगों के पीछे पूरा हुजूम, पहले मुझे लगता था प्रभावित है, और कई बार तो सच में वो प्रभावित भी हैं लोग ऐसे लोगों से, और उनसे कुछ हासिल भी नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है इस बात का। अभी एक जदयू के एक नेता है, ठेकेदारी करते हैं, और उनका पार्ट टाइम जॉब ये है, मैं चंपारण की बात बता, कि लोगों की जमीन छीनना। ऐसे ही एक बहुत बड़े नेता हैं बिहार के, हाँ, उनके भतीजा, उनके अपने सगे भतीजे ने जमीन छीनी, और उस आदमी ने विरोध किया तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी उस आदमी पे, और कोई मामला बना ही नहीं, पूरे देश में कहीं कोई चर्चा ही नहीं हुई इस बात की।
दरभंगा एक जिला है बिहार में, वहां दिन दहाड़े 3 लोगों को जिंदा जला दिया गया। दिल्ली में साहनी केस हुआ था, उसमें एक मरी हुई लड़की को तंदूर में भून दिया गया था। वो पूरी दुनिया में इतनी बड़ी खबर बनी, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। मुझे शर्म आती, दरभंगा के लोग अलग मिथिला राज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके अपने जिले में 3 लोगों को जिंदा जला दिया गया और कहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कैसे हो गया? ये मरे हुए लोग अलग राज्य कैसे ले पाएंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अरे बदमाशी तो बदमाशों से दिखाओ ना, बदमाशी है तुम्हारे अंदर तो। स्टेट से तो बाद में लड़ोगे, तुम अपने जिले के गुंडों से नहीं लड़ पा रहे। तुम्हारे यहाँ रोज लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार, बच्चियों को बलात्कार हुआ, अभी दरभंगा में हुआ, बच्ची के साथ बलात्कार। आप इसको नहीं रोक पा रहे और आप कह रहे अलग मिथिला राज लेंगे। अरे मुंह पे काली पोत के ना 3 दिन घूमना चाहिए ऐसे लोगों को। अपने स्टेट का लैंड ऑर्डर पहले संभालो। आप गुंडागर्दी दिखा रहे हैं ना, आप बदमाशी दिखा रहे हैं कि हम बदमाश लोग हैं, तो बदमाशी दिखाओ ना बदमाशों पे जाके। वो नहीं चल रहा है, ये गरीबों पे बदमाशी चलती है। वो है ना कि जो ज्यादा ताकतवर है वो अपने कमजोर को दबाने की कोशिश में लगा हुआ है। इससे तो कोई बदलाव नहीं आएगा। और इस बात को बिहार के लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। ये बात कौन समझता है? जो बाहर से आता है बिहार में, जो बिहार का है, बाहर रहा, लौट के आता, उसको लगता है ये चल क्या रहा है। वहां के लोगों को तो लगता है ये सब नॉर्मल है, बहुत सामान्य है, ये तो चलता ही है, होता ही है, और कुछ बदल नहीं रहा। अच्छा, इतना कुछ होने के बाद भी। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल जी, आप समझ रहे हैं, 3 लोगों को बीच शहर में जिंदा जला देना। आप तक ये खबर आई है? आप जानते हैं इस खबर के बारे में? बिल्कुल नहीं। अभी हाल की बात है, 3 लोगों को जिंदा जला दिया गया। कितना, मतलब ये सुन के भी लगता है ये कैसे किसी शहर में हुआ, कैसे होगा ये। और वो आदमी छूट भी जाएगा, जमानत पे छूट जाएगा वो जिसपे आरोप है। अच्छा, और ये उस स्टेट वो निकल जाएगा जेल से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी। और ऐसे सारे ये छोटे छोटे लोग हैं जिनसे लोगों ने बहुत उम्मीदें रखी है, इन सबके पास अपनी वकीलों की टीम है। सबने 12-15 लोगों का अपना पूरा एक टीम बना के रखी है, जो उनपे जो मुकदमे होते हैं वो जाके कोर्ट में संभालते हैं। अरे गरीब आदमी कैसे लड़ेगा उनसे? कैसे लड़ेगा? एक बार कोर्ट में अपीयर हो, हाई कोर्ट में कोई अपीयर हो, 10,000 रुपए उसकी जेब से जाता है। जिसके पूरे महीने की आमदनी 10,000 रुपए हो, वो कैसे लड़ेगा इन लोगों से? तो झुक के ही रहना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल, झुक के ही रहना पड़ेगा ना उनके सामने। बिल्कुल। अच्छा, जब आप ये कह रहे हैं कि ये छोटे माफिया, जिला स्तर के माफिया, जैसे तमाम दुखद घटनाओं का आपने जिक्र किया, जिसमें लोकल जो गुंडे हैं, मैं तो गुंडा शब्द कहने से परहेज नहीं करूंगा, लोकल यानी जिला छाप गुंडा, और इनसे उनसे इतना ज्यादा डरते हैं, तो आखिर इस तरह के एलिमेंट इतने मजबूत कैसे हैं बिहार में? उनके पीछे कौन सी ताकत है? वो कैसे मजबूत हो जाते हैं इतना? क्या जातीय कोई बैकअप है? जातीय बैकअप है? जाति का समीकरण अलग है, वो तो बहुत जरूरी है, वो राजनीति पे बात करेंगे तो मैं वहां आऊंगा। लेकिन ये जो बैकअप वाली बात जो आप कर रहे हैं ना, पूरा चेन है। एक आदमी सबसे टॉप पे बैठा हुआ है और उस चेन से जुड़ा हुआ ना, उसकी कास्ट का हो ना हो, उसको उससे संरक्षण मिलता जाता है। एक आदमी पटना में बैठा है, एक आदमी जिला मुख्यालय बैठा है, उससे नीचे उससे नीचे। और क्या ये चेन सिर्फ यहाँ नहीं बैठा हुआ, वो जो प्रशासन है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भी यही चेन चल रहा है। और क्या अब ना ओपन नहीं है वैसे, जैसे ना बदमाशी जो पहले खुली बदमाशी होती थी, अब बिहार नीतीश जी के आने के बाद ये अच्छी बात हुई है कि लालू जी के राज में जैसे सब कुछ खुला चलता था, उठा लिया, मार दिया, अब ऐसे खुला नहीं चलता है। अपराध, जैसे अब जमीन किसी का कब्जा हुआ, छोटी सी बात बताता हूँ, ये हर जिले की कहानी है। वो कहां जाएगा? जमीन कब्जा हुआ तो कहां जाएगा? सबसे पहले आप बताइए। प्रशासन के पास ही जाएगा, पुलिस के पास जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और पुलिस उसको बोल दी कि तुम्हारी तो जमीन है ही नहीं तुम्हारी नहीं है, उसी की है। अब वो कहां जाएगा? कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में अब जमीन का मामला तो ऐसे भी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल चलने वाला मामला है। उसके पास तो वकीलों की टीम है ना दूसरे के पास, वो तो इसी की कमाई खा रहा है और क्या है, अब जब उसके पास आमदनी आ रही है तो उसने ऐसे लोग पाल रखे हैं। अगर महीने की 50 लाख 60 लाख रुपए की आमदनी उसकी है जमीन माफिया बन के,
तो अगर उसने 2-2.5 लाख रुपए यहाँ वहां फेंक भी दिए तो क्या नुकसान है? तो इस तरह से पूरा एक चेन बनता है, और जो इस काम में लगे हुए ना सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक बात और, अच्छे लोगों का समूह नहीं बन पाता, लेकिन अपराधियों का समूह बहुत जल्दी बन जाता है। बिल्कुल। बुरे लोग टीम में जल्दी आ जाते हैं, और क्या है, बेईमानी के धंधे में सबसे ज्यादा ईमानदारी होती है। तो ये पूरा एक नेटवर्क है, इसको तोड़ पाना, मतलब बिहार में आपको मैं बताता हूँ, ये बड़ा दिलचस्प है कि देश भर में अलग अलग उद्योग लग रहे थे लालू जी के समय में। बिहार के लोगों में तो दिमाग तो बहुत शानदार है। मैं खुद बिहार से हूं, उतना शानदार दिमाग नहीं है मेरे पास, लेकिन बिहार के जो लोग बिहार में रह गए, आप क्या दिमाग पाया है उन्होंने। अब जैसे अपहरण है, अपहरण कोई उद्योग हो सकता है, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता। अब उद्योग कैसे होगा? एक आदमी टिप लाएगा कि इस बंदे को उठाने से पैसा मिल सकता है, कितना मिल सकता है, वो एक लिमिट है उसके पास। अलग अलग कैप पे अलग अलग वहां पे टीम काम करती है। 25 लाख वाला लड़का उठाना है तो उसके लिए अलग टीम काम करेगी, 10 लाख वाला उठाना है तो अलग टीम, 50 लाख वाले के लिए अलग टीम, 2 लाख वाले के लिए अलग टीम। तो वो लड़का सिर्फ टिप देगा, उसके पैसे उसको मिल जाएंगे। अब दूसरी टीम एक्टिव होगी जो रेकी करेगी, तीसरी टीम उठाएगी, चौथी टीम उसको रखेगी, और पांचवी टीम पैसों की बातचीत करेगी, छठी टीम वसूली करेगी जाके। अगर बीच में कोई एक बंदा पकड़ा भी गया तो क्या आप टीम पूरे का पूरा जो ये नेक्सस है आप तोड़ पाएंगे उसको? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। बीच में आपने किसी को पकड़ लिया, बीच में उठाते हुए पकड़ लिया, पीछे पूरी चेन है, आप कैसे पकड़ेंगे उनको? ये बिहार में बहुत लंबे समय तक चलता रहा, अभी खत्म हो गया नीतीश जी के आने के बाद। अब कुछ दूसरी चीजें शुरू हो गई। मैं फिर बिल्कुल, अब यहाँ अभी तक जो बात करने के बाद जो मुझे, मैं नहीं समझ रहा कि दर्शकों को कितना कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन कई बार आपसे बात करते करते मुझे ये लगा कि क्या हम आज की डेट के बिहार की बात कर रहे हैं। तो ये स्थिति, और ऐसी स्थिति, जमीनी सच्चाई जब कुछ इस तरह की हो, तब अब जाकर आपकी वो बात समझ में आ रही है कि लगातार छलावा दर छलावे के बाद एक आम बिहारी वोटर अब संभवतः किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करने के मूड में आया। तो ऐसा क्यों हुआ, यह अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। आपसे और भी इस पर चर्चा करनी पड़ेगी, लेकिन अभी इस प्रारंभिक जो बातचीत का पहला दौर है हमारा आपका बिहार पर, और मैं चाहूंगा कि बिहार पर आपने अभी, हम लोगों ने राजनीति पर तो बात की ही नहीं, अभी तो हम लोग केस समझ रहे हैं, अभी तो हम लोग रिपोर्ट्स देख रहे हैं, अभी तो मरीज भी सामने नहीं आया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि मरीज शब्द कम से कम बिहार जैसे ऊर्जावान धरती के लिए न करना पड़े। हम पूरब से आते हैं, और हम पूरब वालों का तो रोटी बेटी का साथ है, संभवतः हर घर में हर घर ऐसा होगा जहां बिहार से संबंध है। तो उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी को भी निश्चित हमेशा चिंता रहेगी बिहार की, और बिहार के लिए बीमारू शब्द जितना जल्दी यह अभिशाप समाप्त हो, और मुझे भी अवसर न मिले दोबारा कि मैं बिहार के लिए बीमार शब्द का उच्चारण करूं। चलते चलते कम से कम इस प्रारंभिक बातचीत के दौर में इतना सब कुछ नकारात्मक है, लेकिन 2014 से जो देश में एक राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक परिवर्तन आया है, और जिसका हम 8वां या 9वां साल अब देख रहे हैं, तो वहां तो बिहार ने कभी अब ठगा हुआ महसूस होने का परिचय नहीं दिया। उसने क्लियर मैंडेट दिया, बड़ा स्पष्ट राजनीतिक निर्णय लिया। मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, आगे हम जब राजनीति पर दूसरे दौर की बातचीत करेंगे तो उस पर भी आएंगे। तो एक कम से कम 2014 के राजनीतिक मैंडेट और 2019 के पॉलिटिकल मैंडेट जो बिहार से ही निकल के आया, और संभवतः जिसने सबसे बड़ी ताकत दी उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर बिहार, क्योंकि बड़ा प्रदेश है, भारी सांसदों वाली संख्या का प्रदेश है बिहार, और सिर्फ संख्या में ही नहीं, मेधा में भी और हर जगह नैरेटिव में भी, हर जगह अपनी एक सशक्त उपस्थिति। तो कम से कम इतनी नकारात्मक 20-25 मिनट से हम लोग बड़ा नेगेटिव बात कर रहे हैं बिहार को लेके, और मन खिलच रहा है। तो इस दो सकारात्मक घटनाएं, जो 2014 में राजनीतिक मैंडेट, 2019 में राजनीतिक मैंडेट, किस पॉजिटिव जमीन पर क्या आशा है आपकी
ये जो हम लोग 20-25 मिनट से बिहार की बदहाली और स्थितियों पे बात कर रहे हैं, तो कुछ सकारात्मक देखते हैं आगे? अवनी जी, 14-19 पे मुझे लगता है हमें अलग से पूरे आधे घंटे की बातचीत करनी पड़ेगी। बिल्कुल और करेंगे, बिल्कुल राजनीति करेंगे। मैं राजनीति ऐसा सिर्फ लेते हैं। मैं मैं आ सिर्फ रहा हूँ अवनीश जी, नोट चाहता था कि कैसे आपकी बात पे आ एक रहा हूँ। सकारात्मक तस्वीर क्या कुछ देखते हैं कि नहीं? आता हूँ अवनीश जी, आपके आपके सवाल पर ही आता हूँ। 14-19 पे हमें आराम से लंबी बातचीत करनी पड़ेगी। और कई बार गणित नहीं है राजनीति, मतलब लोग तो बहुत सारे समीकरणों पे काम करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जो मेरी समझ बनी है इतने सालों में, मैं ये जानता हूँ कि यहाँ 2 और 2 4 तो कभी नहीं होते राजनीति में, कम से कम बाकी गणित में होता होगा ऐसा। और जहां तक पॉजिटिव की बात है, मैंने सबसे पहले बीच में एक बात आपसे बताई थी कि मैंने काफी लोगों से बातचीत की, हर तरफ कुछ बदलने की उम्मीद है और बदलाव है। और एक सबसे जो सबसे सकारात्मक कुछ मैं देख पा रहा हूँ ना, वो ये कि जो लोग बिहार से बाहर चले गए हैं ना, उनमें एक बेचैनी है वापस लौटने की। और मेरा पूरा विश्वास है ये कहते हुए इस बात पर कि ये लोग जो वापस लौटेंगे ना, जो बिहार से बाहर जा चुके लोग हैं, यही बिहार को बदलेंगे, यही बिहार को बदलेंगे अवनीश जी। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और इस तरह की सकारात्मक उम्मीद निश्चित रूप से होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि पिछले आधे घंटे की हमारी बातचीत में जितनी नकारात्मकता थी, वह सारी नकारात्मकता के ऊपर ये सकारात्मक टिप्पणी आपकी भारी पड़ेगी। और बिहार के राजनीतिक दशा और दिशा की ये बात अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में हम ला पाए हैं। आधे घंटे से हम बातचीत कर रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में आप जानते हैं कि समय की कोई प्रतिबद्धता, कोई लिमिटेशन तो नहीं रहती है, लेकिन एक स्वतः अनुशासन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का चलता है कि लंबे डिस्कशंस ना किए जाए, ताकि आगे बार बार उसको चर्चा में बनाए रखा जा सके। तो निश्चित रूप से बिहार की इस प्रस्तावना, राजनीतिक दशा और दिशा की इस प्रस्तावना के बाद संभावनाएं हमारे आपके लिए भी बढ़ जाती हैं कि सतत बातचीत करें। और वापस मैं उस बात को, आपकी बात को कोट कर रहा हूं कि अगर बाहर बैठे हुए बिहार के वो प्रतिभाशाली लोग, वो सरोकारी लोग जो अभी भी ये भरोसा बनाए रखे हैं कि बिहार में जरूर कुछ बदलेगा और उनके अंदर ये निकल के आ रहा है कि वो बिहार वापस आए, तो हम लोग लगातार बिहार पर बात करते रहेंगे। आपने हमें समय दिया और इतनी सार्थक चर्चा की। आशीष जी, आपको नमस्कार के साथ अगले चर्चा के प्रस्ताव के साथ आपको विदा करूंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो धन्यवाद। प्रारंभ के दर्शकों, आपको हमारी चर्चा और प्रारंभ के कार्यक्रम संवाद अगर अच्छे लगते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का आपसे आग्रह रहेगा। और बिहार की आज की इस राजनीतिक दशा दिशा की प्रस्तावना के बाद हम और विस्तार से आशीष भाई के साथ लगातार बातचीत करते रहेंगे। आशीष भाई को एक बार पुनः धन्यवाद के साथ आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद अवनीश जी।